वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने स्टडी किया बिजनेस एनवायरनमेंट दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर जिसे कंट्रोलेबल फैक्टर भी कहा जाता है, ये डिटेल में हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर भी कहा जाता है। ऑलराइट, दैट इज बिजनेस जो है, बिजनेस फर्म के बाहर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, बाहर जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। बिजनेस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑलराइट, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में जितने भी चेंजेस होते हैं वो बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस होता है तो बिजनेस को वो चेंजेस अपने अंदर अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है और अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है तो। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी जिसे कहते हैं। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर में ही आता है। ऑलराइट, बिकॉज नेचर जो है वो बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। बिकॉज बिजनेस जो है वो नेचर के अंदर ही सर्वाइव करता है। नेचर जो है, नेचुरल फैक्टर्स, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ये सब क्या है, नेचर है। और नेचर जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है और वो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। लेट्स सी, the factors which influence the business are geographical and ecological factors such as natural resource endowment, weather and climatic conditions, topographical factors and location aspects in the global context. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि जोग्राफिकल फैक्टर हो गया, लैंड एरियाज है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देन टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब कि लैंड रिफॉर्म्स की अलग अलग टाइप के लैंड्स होते हैं। कोई लैंड जो होता है वो हिली एरिया पे होता है, कोई एकदम स्लोप एरिया पे होता है, कोई सैंडी एरिया होता है। तो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब लैंड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उस लैंड के हिसाब से भी बिजनेस जो है वो सेटअप होता है। ऑलराइट, लोकेशन, दैट इज़ कहाँ पे कौन से एरिया में लोकेट करना चाहिए। ड्राई एरिया में लोकेट करना है किसी फैक्ट्री को, या तो फिर वाटर एरिया जहाँ पे पानी है उस एरिया में कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, तो लोकेशन हो गया। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, लैंड किस तरीके का है, क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल है किस टाइप के बिजनेस के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेचुरल फैक्टर को ध्यान में रखकर ही बिजनेस को अपना लोकेशन जो है वो सेटअप करना ज़रूरी है, अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना ज़रूरी है। ऑलराइट, द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, मिनरल्स, सॉइल, लैंड रिफॉर्म्स, रिवर्स एंड ओशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में तो यही सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल, मिट्टी। ऑलराइट, लैंड रिफॉर्म्स, कौन से टाइप का लैंड है, देन रिवर्स हैं, ओशंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। और ये सारे के सारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, ये कहीं ना कहीं बिजनेस को, बिजनेस के फंक्शंस को, बिजनेस के काम को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, manufacturing is one of the aspect of business which depends on physical environment for inputs like raw material, skilled labor, water and fuel. Trade and commerce between two nations is dependent on the geographical factors. सो मैन्युफैक्चरिंग एक पार्ट है बिजनेस का, और बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होगा। बिजनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सामान को, फिजिकल एनवायरनमेंट में। अब फिजिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम सामान नहीं बना पाएंगे। ऑलराइट, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, मतलब वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, फिजिकल एनवायरनमेंट में। और बिजनेस को अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, सामान प्रोड्यूस करना है, तो बिजनेस डिपेंड किसके ऊपर करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या है, ये ट्रेड है। एंड कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स जो भी है
अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस अगर करना है तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जोग्राफिकल फैक्टर्स, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स सर्टन एरियाज आर मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स व्हाइल अदर एरियाज आर इन नीड ऑफ सच गुड्स। तो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो एक एरिया में ही प्रोड्यूस हो सकता है और बाकी सारे एरिया में हम क्या कर सकते हैं, एक जगह पे प्रोड्यूस करेंगे और बाकी सारे के सारे एरियाज में, बाकी सारी जगहों पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि शुगर केन, अगर शुगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसकी फैक्ट्री हमें कहाँ सेटअप करनी पड़ेगी, उस एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, तो उसके वजह से शुगर केन जो है वो शुगर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में तुरंत पहुँच सकता है और शुगर वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो सकता है प्रॉपरली, और बाकी सारे के सारे एरिया में, कंट्री में शुगर क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये क्या है, कुछ एरिया जो है वहाँ पे सर्टन टाइप ऑफ गुड्स बनते हैं और बाकी सारे एरियाज में वो जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऑलराइट, सम बिजनेस लाइक माइनिंग ऑफ कोल एंड ओर्स, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जैसे कि माइनिंग ऑफ कोल एंड ओर्स, तो ये सब क्या है, माइनिंग की जाती है। ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, अगर ऑयल निकालना है तो हर जगह पे ऑयल जो है वो नहीं निकलता है, ड्रिलिंग नहीं हो सकती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऑयल जो है वो निकल सकता है, ड्रिलिंग उसकी हो सकती है। और मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो तो नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ऐसी फैक्ट्रीज जो हैं, मोस्टली रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही मिलता है, तो नेचर के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है बिजनेस को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज today environmental pollution and the disturbance of ecological balance causes great concern. Government policies aim at the preservation of environmental purity, ecological balance and conservation of non-replenishable resources, etc. These have resulted in additional responsibilities and problem for business. तो आज का जो एनवायरनमेंट है वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। ऑलराइट, क्योंकि हमने देखा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, पूरा का पूरा जो बैलेंस है नेचर का, वो डिस्टर्ब हो गया है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि सब पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें जो है वो अनबैलेंस्ड हो गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑलराइट, तो इन्वायरमेंटल प्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, बहुत सारी प्लान्स बनाई हैं। देन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जो एक बार यूज़ करें उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ऑलराइट, वापस से प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ऐसे रिसोर्सेज को बचा के रखना है। इन सभी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स, पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि बिजनेस फर्म्स के लिए एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। बिकॉज बिजनेस अगर करना है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, रूल्स बनाई हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही बिजनेस जो है वो चलाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये सारी पॉलिसीज़ क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है, बिकॉज नेचर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो बिजनेस को नेचर में रह के ही काम करना है, सर्वाइव करना है। तो उसके लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि नेचर को प्रोटेक्ट करें। और अगर गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, तो वो सारे पॉलिसीज़ को, प्लान्स को फॉलो करना है और फुलफिल करना है। ऑलराइट, तो ये बिजनेस के लिए एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिम्मेदारी भी आती है, और इसकी वजह से बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो कि बिजनेस को टैकल करना है, उसके लिए बिजनेस को सोल्यूशन भी लेके आना है। और जो भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस को बिजनेस को एक्सेप्ट भी करना है, अडेप्ट भी करना होता है। ऑलराइट, तो ये हो है नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं, ऑब्वियस है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस को इफेक्ट करता है? सोशल एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे होता है सोसाइटी। ऑलराइट, और सोसाइटी से ही बिजनेस चलता है, तो ऑब्वियस है कि सोशल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आता है तो बिजनेस को भी चेंज अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स सी द सोशल एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस प्रैक्टिसेस टू कोप विथ इट। तो सोशल एटीट्यूड, सोसाइटी का किस तरीके का एटीट्यूड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस अगर करना है, बिजनेस को सर्वाइव करना है, तो सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है, उसके नीड्स क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है अगर बिजनेस चलाना है तो। द मॉडर्न बिजनेस इज अ सोशल सिस्टम इन इटसेल्फ एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्जर सोशल सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय सोसाइटी इन जनरल। तो अगर हम देखें तो मॉडर्न बिजनेस जो है, आज का जो बिजनेस है वो एक सोशल सिस्टम इन इटसेल्फ है। मतलब आज का मॉडर्न बिजनेस एक
सोसाइटी से ही चलता है और वो सोसाइटी का एक काफ़ी बड़ा पार्ट भी है. ऑलराइट, clearly there should be some reciprocal relationship between business and society. To put it shortly, the business should adapt itself to the social environmental accordingly. तो अगर हम देखें तो बिजनेस और सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में चलना ज़रूरी है. ऑलराइट, अगर सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज आते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आते हैं, तो वो चेंज को बिजनेस को अपने अंदर अडेप्ट करना ज़रूरी है, अपने अंदर एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है तो. ऑलराइट, नेक्स्ट इज another feature which affect the business in the is the class structure of the society, which tells about the social change, social role and organizations and the development of the social institutions. Class structure depends upon the various factors like occupation of the people, their education, income level, social status, attitude towards living, work and social relationships, and above all their attitude towards the business. तो और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं सोसाइटी के जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में जो क्लासेस होते हैं, अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं. ऑलराइट, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोशल रोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट. अब क्लास स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ है, क्लास स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लास स्ट्रक्चर डिपेंड करता है जिसके ऊपर, जैसे कि ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोग क्या काम करते हैं तो वो एक क्लास में आ जाता है. एजुकेशन, अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, तो उनका अलग से एक ग्रुप बन जाता है. और इनकम लेवल, मतलब मिडिल इनकम लेवल का एक अलग क्लास होता है, एक अलग ग्रुप होता है. लोअर लेवल इनकम जिसका होता है, जो कम अर्न करते हैं, हायर लेवल इनकम का अलग से ग्रुप होता है, उनका हाई क्लास होता है. ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्लासेस होते हैं सोसाइटी के अंदर. सोशल स्टेटस, समाज में उनका स्टेटस क्या है, ऑलराइट, उनका रुतबा क्या है, उनकी एटीट्यूड क्या है और वो किस तरीके से रहते हैं. बहुत सारे लोगों का लिविंग भी अलग होता है. वर्क एंड सोशल रिलेशनशिप एंड अबव ऑल देयर एटीट्यूड टुवर्ड बिजनेस, बिजनेस की तरफ उनका क्या एटीट्यूड है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है. ऑलराइट, बिकॉज जिस क्लास के लोग हैं वो उस तरीके का सामान परचेस करेंगे, उस तरीके का उनका एटीट्यूड होगा. ऑलराइट, एवरी सोसाइटी डेवलप्स इट्स ओन कल्चर, विच मीन्स हाउ द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी बिहेव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इन द सोसाइटी. तो हर सोसाइटी का अपना खुद का एक कल्चर होता है. ऑलराइट, जैसे अभी महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनका अपना खुद का कल्चर है, और अगर हम वहीं पे राजस्थान देखेंगे तो राजस्थान के जो लोग हैं उनका अपना अलग कल्चर है. तो कल्चर जो है, सोसाइटी में जो लोग हैं उनका अपना खुद का कल्चर है, और अपनी खुद की जो उनके जो मेंबर्स हैं वो उनके साथ में किस तरीके से बिहेव करते हैं, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, इससे भी बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है. ऑलराइट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. इन एडिशन टू दिस, अदर रिमार्केबल फैक्टर्स includes aspect like customs, traditions, values, ethics, beliefs, social trends, poverty, literacy, life expectancy rate and other accepted behavior pattern which are as follows. तो अगर और भी बहुत सब चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के अंदर इफेक्ट करती है, सोसाइटी में इंक्लूड करती है, जैसे कि कस्टम्स, रीति रिवाज होते हैं, लोगों के ट्रेडिशंस जो होते हैं, उनके वैल्यूज़, उनकी एथिक्स, उनके बिलीव्स, वो कौन सी चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, उनका विश्वास क्या है. सोशल ट्रेंड्स, पावर्टी, अगर गरीबी है तो वो उनका अलग से क्लास होता है, अलग सोसाइटी होती है. लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं उनका एक अलग सेट ऑफ माइंड होता है. ऑलराइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, अदर फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है. ऑलराइट, अब बिजनेस जो है वो सोसाइटी में रह के ही बिजनेस को सर्वाइव करना है, तो ये सारी चीज़ों को, बिजनेस को ध्यान में रखकर ही अपने आप को चेंज भी करना होता है. नेक्स्ट इज सोशल एस्पेक्ट. अब सोशल एस्पेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट आर लिटरेसी रेट, एजुकेशनल सिस्टम, कल्चरल हेरिटेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स एक्सेट्रा. तो सोशल एस्पेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, और बिजनेस को ध्यान में भी रखना है इन सारी चीज़ों को, जैसे कि लिटरेसी लेवल, कौन सा सोसाइटी में कौन से पर्टिकुलर ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल ज़्यादा है. ऑलराइट, एजुकेशन लेवल क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जो कि काफ़ी हाई लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है. अगर हम देखें मुंबई जो है वो ही बहुत सारे एरियाज़ में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है, वेस्टर्न है, सेंट्रल है, हार्बर है. तो हर एक जगह के लोगों का अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. ऑलराइट, तो उसके हिसाब से भी मार्केट जो है, बिजनेस जो है वो डिवाइड किया गया है. मोबिलिटी ऑफ लेबर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है बिजनेस को, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के ही अपना बिजनेस जो है वो चलाना ज़रूरी है.
नेक्स्ट इज सोशल ट्रेंड्स। अब सोशल ट्रेंड्स में क्या आता है, इन इंडिया सोशल ट्रेंड्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। तो इंडिया में सोशल ट्रेंड्स जो है वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। अब सोशल ट्रेंड्स क्या है, अर्बन पॉपुलेशन इज बिकमिंग मोर हेल्दी एंड फिटनेस कॉन्शियस, पीपल इन लार्ज नंबर आर गोइंग फॉर फास्ट फूड आइटम्स एंड जिम्स। In view of these trends, fast food outlets and gyms are coming up in urban and semi-urban areas. तो अगर हम देखें तो अर्बन पॉपुलेशन जो है, दैट इज सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, वो आज बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है, हेल्दी उनको रहना है, ऑलराइट। बिकॉज आज का जो जनरेशन है, अर्बन पॉपुलेशन मोस्टली फिटनेस फ्रीकी है, तो बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो मोस्टली फास्ट फूड आइटम्स के ऊपर भी ज़्यादा जाता है, जो यंगर जनरेशन है, ऑलराइट। एंड जिम्स भी ज्वाइन करते हैं। तो जितने भी ऐसे अर्बन एरियाज़ में, सिटी सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड आउटलेट्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, हमें बहुत ज़्यादा जिम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम पहले की सिचुएशन के साथ में कंपेयर करें आज के इसमें, तो पहले फास्ट फूड आउटलेट्स, जिम्स, ये सब इतने नहीं थे जितने कि आज हो रहे हैं। बिकॉज जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, वैसे वैसे बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है, ऑलराइट। तो ही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, बिजनेस अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। सोसाइटी का जो चेंज है वो बिजनेस को अपने अंदर भी इनकलकेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कस्टम्स, एथिक्स, बिलीव्स हेल्प बिजनेस टू मीट डिमांड एज पर देयर कस्टम्स, कस्टमर नीड्स एक्सेट्रा। जैसे कि कस्टमर्स का जो नीड्स है, उनके वैल्यूज़, उनके एथिक्स, उनके कस्टम्स, लोग वैल्यूज़ को बहुत मानते हैं। कस्टम्स, रीति रिवाज जो हैं, उनके बिलीव्स, पूजा पाठ, श्रद्धा, ये सब चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी बिजनेस को जो है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। होम बजट सिस्टम विल नेवर बी एक्सेप्टेड इन द रूरल एरियाज ड्यू टू कस्टम्स। तो होम बजट सिस्टम जो है वो रूरल एरिया में तो नहीं चलेगा, बिकॉज रूरल एरिया में जो लोग होते हैं उनका मोस्टली क्या बिलीव होता है, उनके जो वैल्यूज़, उनके लिए कस्टम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिलीव्स, उनकी श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए वो पैसे खर्च कितने भी करेंगे, तो वहाँ पे होम बजट सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा, ऑलराइट। तो इस टाइप का जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो ध्यान में रखना पड़ेगा अलग अलग एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट इज ट्रेडिशंस। अब ट्रेडिशंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस। सो ट्रेडिशंस जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करते ही हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ट्रेडिशंस अगर हम बोलते हैं तो इंडिया में ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ऑलराइट। वो उनके बिलीव से, उनके कस्टम्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो बिजनेस को ट्रेडिशंस को ध्यान में रखकर ही अपने आप को चलाना चाहिए, चेंज करना चाहिए। बिकॉज अगर दिवाली देखें तो ये सब चीज़ें क्या है, दिवाली, ईद, क्रिसमस लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में जुड़े होते हैं। तो बिजनेस भी क्या होता है, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर हम देखें तो दिवाली के टाइम पे अलग टाइप का एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है। अगर स्वीट्स को देखें, कपड़ों के लिए हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो अलग होती है। क्रिसमस के लिए एडवर्टाइजमेंट अलग आ जाती है, ईद के लिए एडवर्टाइजमेंट अलग आ जाती है, ऑलराइट। छोटी छोटी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने लगते हैं, चाहे वो फ़ोन के रिचार्ज का हो, चाहे फिर अगर मसालों के पैकेट का अगर हम देखें तो स्पाइसेस जो है उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट अलग हो जाती है, ऑलराइट। स्वीट्स के लिए अलग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ट्रेडिशंस। तो ट्रेडिशंस जो है वो फेस्टिवल्स जो जितने भी होते हैं, तो बिजनेस को फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस के हिसाब से भी अपने आप को हमेशा मॉडिफाई करना ज़रूरी है, अपडेट करके रखना ज़रूरी है अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है तो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस को इफेक्ट करता है, बिकॉज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी क्या है, पॉलिटिक्स जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही है। बट अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ चेंज आता है तो वो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट ज़रूर करेगा। लेट्स सी, ऑल बिजनेस फर्म्स आर इफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। तो जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है गवर्नमेंट और उसके पॉलिसीज से। गवर्नमेंट चेंज होगी तो बिजनेस को इफेक्ट होगा ही होगा, उनकी पॉलिसीज चेंज होगी, उनका प्लान्स चेंज होगा तो भी बिजनेस को इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल फोर्सेस डिसाइडेड द नेचर ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बिकॉज पॉलिटिकल फोर्सेस जो है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या डिसाइड करती है कि किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए, किस टाइप के बिजनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किस टाइप का प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए, ऑलराइट। डेवलपमेंट, कंट्री को डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए, सो दैट कंट्री और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती है? स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। ऑलराइट, मतलब एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री के अंदर, पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर स्टेबल होगा तो कंट्री के अंदर पीस आएगी। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ऑलराइट, जो कि हेड होता है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका अपना एक एटीट्यूड होता है पार्टी के, उनकी जो एटीट्यूड है तो वो भी डिपेंड करता है, उसका भी जो है बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करता है। ऑलराइट, कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोचते हैं, बिजनेस के लिए क्या क्या नए रूल्स लेके आते हैं, नए नए प्लान्स लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। Political stability gives the signal of strength, confidence to various interest group and investors in the long term projects. सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए। जितने भी इन्वेस्टर्स है, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं, तो उनके अंदर अपना एक कॉन्फिडेंस आता है, एक स्ट्रेंथ आती है। अगर उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करना है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाते हैं इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन्स, तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, इन्वायरमेंट के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक स्टेबल रहेगा, तो ये कॉन्फिडेंस जो है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बिजनेसमैन्स का। ऑलराइट, जिसकी वजह से अगर बिजनेस इंक्रीज होगा, बिजनेस स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली कंट्री को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और कंट्री भी ग्रो करेगी। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिमिलरली आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। बिकॉज ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि कल्चर को इंपॉर्टेंस देती है, ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस देती है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस को इंपॉर्टेंस देती है। उनको होता है कि अगर हम बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, बिजनेस को इनकरेज करेंगे, तो क्या होगा, कंट्री में डेवलपमेंट आएगी, कंट्री और ज़्यादा ग्रो करेगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी। ऑलराइट, तो पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी, उनका जो सोच है, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करता है, उसको इफेक्ट करता है। एंड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड बिजनेस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, बहुत सारे गवर्नमेंट, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी सोच क्या है बिजनेस के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है बिजनेस को। ऑलराइट, India is a democratic country. Indian political system comprises three vital institutions like legislature, government and judiciary. सो इंडिया क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सब इलेक्ट होके आते हैं। और लोग वोट देते हैं और वोट के द्वारा जितने जो भी लोग इलेक्ट होते हैं, जो जीतते हैं, वही सिलेक्ट होते, इलेक्ट होते हैं। और तो इंडिया यहाँ पे क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, लेवल्स के ऊपर यहाँ पे कंप्राइज किया गया है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है एंड जुडिशरी है। तो लेजिस्लेचर क्या है, लेट्स सी। लेजिस्लेचर इज वेरी पावरफुल बिकॉज पावर्स सच एज पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, बजट अप्रूवल, एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल एक्सेट्रा आर इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर क्या है, ये बहुत पावरफुल होता है बिकॉज कंट्री में जितने भी लोग होते हैं जो कि लॉ बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, बजट अप्रूव कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल, तो ये सब किसके हाथ में होता है, इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर। ऐसे लोग जो कि जिनके पास इतनी पावर्स हैं कि वो लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है, फॉर बिजनेस कंसिडरेशन वी शुड नो व्हाट आर गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस। अब बिजनेस करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है बिजनेस की तरफ। Governmental policies does affect business organization. Therefore, government should frame policies for business organization. गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती है, जितने भी प्लान्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी है, ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ़ायदेमंद हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल हो। ऑलराइट, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स पॉलिसीज़ बनाती है, बहुत सारे अलग अलग लॉज बनाती है, रूल्स बनाती हैं, तो वो सारे लॉज, रूल्स, पॉलिसीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़फुल हो। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारे के सारे लॉज जो हैं जो गवर्नमेंट बनाती है वो फॉलो करना ही पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इसके लिए गवर्नमेंट जितने भी प्लान्स, पॉलिसीज़ फ्रेम करती है, बनाती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑलराइट, तो अब वो पॉजिटिवली कर रहा है, नेगेटिवली करता है इफेक्ट, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने हिसाब से चेंज करना ज़रूरी है।
इन पॉलिसीज़ की तरफ, इन पर्टिकुलर रूल्स की तरफ, बिकॉज जैसे पॉलिसी चेंज हो रही है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने ये पॉलिसी को अडेप्ट नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी का मतलब क्या होता है? कोर्ट। ऑलराइट, judiciary is third political institution that determines the manner in which the work of executives has been fulfilled, and it settles the relationship between citizens on one hand and between citizens and the government on the other hands। तो जुडिशरी मतलब क्या? कोर्ट। और ये थर्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री में, जो कि हेल्प करती है कंट्री में जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े होते हैं, जितने भी लोगों के बीच में हो या तो फिर गवर्नमेंट के बीच में या लोगों के बीच में हो, वो सारे डिस्प्यूट्स को, वो सारे झगड़े को, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जुडिशरी जो है, वो कोर्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था यहाँ तक वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यहाँ से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेचुरल फैक्टर, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये तीन अलग अलग टाइप के जो एनवायरनमेंट है, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हमने कवर अप किए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।